हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सार स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए इसका वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 2 हम लोग लेके आए हैं इस वीडियो में। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, पृथ्वी से सौर शक्ति के परावर्तित भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी से सौर शक्ति का परावर्तित भाग क्या कहलाता है? अल्बीडो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अल्बीडो। ये आपको याद रखना है। किम्बले के अनुसार यदि आकाश में बादल पूरी तरह से ढके होते हैं तो केवल 22% सौर विकिरण की प्राप्ति होती है। यानी अल्बीडो जो है, अल्बीडो की मात्रा पर बादलों की मात्रा, हिमावरण, वनाच्छादन आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्बीडो की मात्रा पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके आंसर होंगे बादलों की मात्रा, हिमावरण, वनाच्छादन आदि का प्रभाव पड़ता है। और यदि बादल पूरी तरह आकाश में ढके होते हैं, यानी आकाश पे चारों तरफ बादल हों, तो केवल 22% सौर विकिरण की प्राप्ति होती है। ये किसके अनुसार है? किम्बले के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल व पृथ्वी की ऊष्मा का आदि स्रोत क्या है? तो दोस्तों, वायुमंडल व पृथ्वी की ऊष्मा का आदि स्रोत है सूर्य। हम लोगों को अपनी आवश्यकता की अधिकतम ऊर्जा जो है, ऊष्मा, वो सूर्य से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु के अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों, वायु के अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को कहते हैं दैनिक ताप परिसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैनिक ताप परिसर। यानी एक दिन में वायु का जो अधिकतम तापमान होता है, ठीक है, और जो न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है, इसका जो डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? दैनिक ताप परिसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल किस कारण से पाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी पर जो वायुमंडल उपस्थित है उसका वजह है कि पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल, इसी के कारण जो है वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित है। तो उसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता होगा कि औसत तापमान, औसत निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं कि किसी दिन न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान, इन दोनों को योग करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी मैक्स टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत तापमान निकल आएगा। वो कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समतापमंडल की खोज किसने की थी? तो समतापमंडल की खोज किसने की थी? टीजरेंस डी बोर्ट ने। ठीक है, समतापमंडल की खोज टीजरेंस डी बोर्ट ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, इसमें टीजरेंस डी बोर्ट ने क्षोभ मंडल को नाम भी दिया था। हम लोगों ने पढ़ा है कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? 5 परतें। सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। तो उस क्षोभ मंडल को जो नाम दिया गया है क्षोभ मंडल, ये किसने नामकरण किया है? टीजरेंस डी बोर्ट ने, और इन्हीं ने समताप मंडल की खोज की थी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन लंबवत पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 जून। दोस्तों, इसीलिए जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ये सबसे लंबा दिन होता है, और इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया है? 2015 से। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु का ताप बढ़ने पर इसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे वायु का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या बढ़ता है, तो उसके
प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पूछा गया है। तो वायु का ताप बढ़ने पर उसका दाब जो है हमेशा कम होता जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दाब कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने पर। किसका? वायु का। अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान व वायु दाब में कैसा संबंध होता है? तापमान व वायु दाब में हमेशा विपरीतार्थक संबंध होता है, यानी तापमान और वायु दाब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक वायु दाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर, ठीक है, समुद्र के तल पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समुद्र तल पर। क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वायु जो है वो पतली होने लगती है, विरल होने लगती है, इसीलिए दाब कम हो जाता है। विरल होने से मतलब है कि वायु के जो अणु हैं, वो कण हैं, वो सारे फैल जाते हैं, ठीक है, तो वो दबाव कम बना पाते हैं। और समुद्र तल जो है, सागर तल, उस पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई किस कारण से होती है? तो अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पर वायु दाब जो है वो कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वायु दाब की कमी के कारण। अब वायु दाब कम क्यों होता है दोस्तों? अभी हम लोगों ने बात की कि जितनी ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो वायु जो है विरल हो जाती है, ठीक है, मतलब वो छितर जाती है, इधर उधर फैल जाते हैं उसके कारण। तो हमको ऑक्सीजन भी वायु में ही उपस्थित होती है, और जब वो फैल जाएगा इधर, मतलब दूरी में फैल जाएगा, तो हमको ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमको सांस लेने में कठिनाई होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वायु दाब में की कमी के कारण। अगला देखते हैं। जल वाष्प वायु की अपेक्षा कैसी होती है? तो दोस्तों जल वाष्प वायु की अपेक्षा हल्की होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हल्की। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब किसके द्वारा मापते हैं? तो वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बैरोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे वर्ष कहाँ पर दिन व रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों पूरे साल दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। ये दोनों एक ही रेखा के नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, यानी पूरे वर्ष भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः पवनें दाब के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार चलती हैं? इस प्रश्न का आशय है कि जो वायु है या पवन है वो दाब के अनुसार कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं। तो पवनें जो हैं वो दाब के परिप्रेक्ष्य में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो उच्च दाब होता है वहाँ से ये निम्न दाब की तरफ चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य किस दिन मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि सूर्य किस की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन लंबवत पड़ती? 21 जून को। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य किस दिन मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? जब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कृत्रिम वर्षा कराई तो उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया गया? तो सिल्वर आयोडाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया गया रसायन है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापते हैं? तो दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता किसको किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अंश वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है? तो जो सूर्य से ऊर्जा का विकिरण हो रहा है उसका कितने प्रतिशत भाग जो है वो वायुमंडल द्वारा सीधे सीधे ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14%। ठीक है, तो 14% भाग जो है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का वायुमंडल सीधे सीधे ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो उसकी बाकी की आवश्यकता है ऊष्मा की, वो पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा से प्राप्त करता है। जो सूर्य की जो ऊर्जा है या ऊष्मा है वो जब पृथ्वी से टकरा कर वापस विकिरित होती है तब वायुमंडल उसमें से कुछ ऊष्मा को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेता है। बाकी वो प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का विकिरित ऊर्जा को 14% भाग ही ग्रहण करता है प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु गैसों का किस प्रकार का मिश्रण है? तो दोस्तों वायु गैसों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या मतलब होता है कि जो भी तत्व उसमें हैं वो सारे एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हों। तो हमको पता है कि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो गैसें होती हैं वो एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समांगी मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो दोस्तों वायु को किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन माना गया है? अक्षय संसाधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अक्षय संसाधन। इसको अक्षय संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायु हमारे चारों तरफ के वातावरण में, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपस्थित है, जिसको हम लोग भोग कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही है अभी, इसीलिए इसको अक्षय संसाधन कहा गया। अक्षय मतलब जो जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, पवन की गति का निर्धारण किससे करते हैं? तो दोस्तों जैसे स्पीड नापने के मीटर होते हैं कि गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही है, उसी प्रकार से पवन जो है उसकी भी गति का निर्धारण करने के लिए एक यंत्र है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अनीमोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनीमोमीटर। तो पवन की गति का निर्धारण करते हैं अनीमोमीटर से, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों वायुमंडल के से संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो में ख़त्म हो गए हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।